project we have seen the how to create the login form. ओके हमने login form क्या के बनाया था लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे। तो मैं प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ ng सर्वर कमांड, और ng सर्वर कमांड का इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम टू रन द प्रोजेक्ट। ओके, और प्रोजेक्ट इज रन ऑन लोकल होस्ट 4200। ठीक है, हियर वी नीड टू गो टू दैट लोकेशन हियर, लोकल होस्ट 4200 इज हियर, एंड ये हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का लॉगिन फॉर्म हमने पहले ही देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टिव के बारे में देखेंगे आज हम, कि डायरेक्टिव स्ट्रक्चर और डायरेक्टिव के बारे में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, कौन सी चीज़ें हम देखने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर 1 स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ये हमारा चैप्टर है, डायरेक्टिव चैप्टर है यहाँ पे डायरेक्टिव। ठीक है, उसमें से देखेंगे हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये एक क्लास ही होता है डायरेक्टिव, जो कि हमारे HTML एलिमेंट मतलब डॉम जो होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मतलब हम किसी HTML एलिमेंट को रिमूव करेंगे, नया एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो उसको उसके जगह से निकालना है या फिर ऐड करना है, तो इसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है वो स्टार से शुरू होती है। उसमें से ng if, ये एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल हम इफ कंडीशन की जैसा कर सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टार ng फॉर डायरेक्टिव। ठीक है, तो ng फॉर डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे ये लूप टेम्पलेट के अंदर हम लूप चला सकते हैं। ओके, जैसे हम फॉर लूप जो यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर लूप चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ng स्विच। ng स्विच जो हमने स्विच स्टेटमेंट टाइपस्क्रिप्ट में देखा था, ng स्विच। ओके, तो जैसे हमने स्विच स्टेटमेंट देखा था टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, सेम उसी तरीके का स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क होगा, लेकिन ये वर्क होगा टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम बाद में देखेंगे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कंसेप्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो सबसे पहले ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे हमारा। ठीक है, तो ये पहले जो कंपोनेंट है ये सबको रिमूव कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। अब सोर्स फोल्डर में ऐप फोल्डर है यहाँ पे, और ऐप के अंदर हमें एक कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाइए, यहाँ पे एक फोल्डर बनाइए, और हम यहाँ पे देखेंगे इफ डायरेक्टिव, इफ या फिर कोई नाम देंगे फोल्डर को, जैसे कि इफ डैश डायरेक्टिव। ठीक है, ये नाम दिया है फोल्डर को। अब इसके अंदर हम 3 फाइल बनाएंगे। यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे इफ डॉट डायरेक्टिव डॉट कंपोनेंट डॉट ts। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे ts एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। मैंने ऐसा नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो यार इसको। ठीक है, तो ये मैंने नाम दिया है मेरे ts फाइल को। यहाँ पे ts फाइल बन चुकी है। फिर यहाँ पे हम इसी फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे दूसरी, यहाँ पे .html फाइल बनाएंगे जिसके अंदर HTML का कोड होगा, और तीसरी फाइल यहाँ पे न्यू करके हम बनाएंगे सेम नेम से .css का कोड होगा यहाँ पे। ये 3 फाइल हमें लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो कंपोनेंट फाइल है उसको कंपोनेंट क्रिएट करना है हमें, कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर हमें सेलेक्टर देना है, मतलब उस कंपोनेंट को हम किस नाम से लोड करेंगे। यहाँ पे सेलेक्टर जैसे ऐप इफ कंपोनेंट।
ठीक है। इफ कंपोनेंट, ये ऐप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इफ कंपोनेंट नाम दिया इसको। अभी ये जो कंपोनेंट है इसको हमें यूज़र यूआई क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट ऐड करना है, तो टेम्पलेट यूआरएल देना है कुलन, और करंट फोल्डर के अंदर कौन सा है HTML फाइल, ये HTML फाइल है, ये HTML फाइल देना है इसको, कॉमा स्टाइल यूआरएल यहाँ पे देना है, स्टाइल यूआरएल, हम कौन सी स्टाइल शीट ऐड करना चाहते हैं, ये हमारी HTML स्टाइल शीट ऐड करना चाहते हैं। तो ये कंपोनेंट का क्या हो गया, ये मेटा डेटा हो गया, ठीक है। अभी कंपोनेंट को स्टैंड अलोन बनाना है, तो स्टैंड अलोन इक्वल टू ट्रू करना है आपको, ठीक है। तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन चुका है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट का हमने क्या किया है, डेटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी हमें क्लास क्रिएट करना है, एक्सपोर्ट क्लास, ये क्लास कंपोनेंट बन चुका है। सो इस क्लास का नाम और फाइल का नाम थोड़ा सेम रखेंगे हम, इफ कंपोनेंट, ओके, इसको नाम दिया हमने इफ कंपोनेंट, और ये हमारा अभी कंपोनेंट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कंपोनेंट बनाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेलेक्टर देना है, इस नाम से हम HTML में इसको लोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा HTML का एलिमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस नाम से, ठीक है, वहाँ पे लोड करने के लिए। टेम्पलेट यूआरएल है, मतलब इस कंपोनेंट को हम एक HTML UI ऐड करेंगे। स्टाइल यूआरएल के अंदर जो फाइल दी है इसके अंदर CSS का कोड होगा, जो कि इस टेम्पलेट के HTML फाइल के ऊपर वर्क करेगा, और स्टैंड अलोन ट्रू देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास एक्चुअली क्लास आपका आएगा, इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट का कोड करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब HTML में मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे H1 टैग है, और यहाँ पे वेलकम इन इफ डायरेक्टिव, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। और अभी ये कंपोनेंट हमने सिर्फ बनाया है, अभी इसको हमें क्या करना है, लोड करना है, स्टार्ट करना है। तो इसी कंपोनेंट से स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा main.ts फाइल के अंदर, और यहाँ पे ये ऐप कंपोनेंट लोड हुआ है, इसके जगह हम हमारा इफ कंपोनेंट यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। इफ कंपोनेंट हमारा लोड होगा, और फिर उसके बाद आपको index.html फाइल है, यहाँ पे ऐप रूट लिखा है, तो हमें हमारा कंपोनेंट का सेलेक्टर का नाम क्या है, इफ कंपोनेंट, तो ये नाम हमें यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे। तो हियर इस तरीके से, तो ऐप रूट को हटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है इफ कंपोनेंट, इसको यहाँ पे लोड करेंगे हमारे HTML पेज के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट रेडी रन होने के लिए, ठीक है, जो हमने बनाया था। और जैसे भी हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, वेलकम इन डायरेक्टिव, ठीक है, वेलकम इन डायरेक्टिव, ठीक है। तो अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ng इफ डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, कि ये डायरेक्टिव किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देना है HTML को यहाँ से, मेन डॉट, और इसको हटा देना है। और अभी हमें काम करना है सिर्फ ये 3 कंपोनेंट के ऊपर ही हमें क्या करना है, काम करना है। यहाँ पे इफ कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसका टेम्पलेट फाइल है, इसका CSS फाइल है, ठीक है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो CSS फाइल के अंदर मैं यहाँ पे H1 टैग सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, और इसको कलर करूँगा कलर रेड, ठीक है। और उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 3em कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल यस करेंगे, तो ये CSS जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी इस HTML के कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आ गया, देखो रेड कलर में वेलकम इन डायरेक्टिव, और ये फॉन्ट भी इसका बढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पे कोड करना है। यहाँ पे मैं 2 डिवीज़न लेता हूँ, यहाँ पे डिवीज़न 1 यहाँ पे ये, और ये डिवीज़न 1 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर लिखता हूँ कि और डेटा, और जैसे कि हम लिखेंगे वेलकम शीतल इन कोडलैंग्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेटा दिया है यहाँ पे, वेलकम शीतल इन कोडलैंग्स इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नाम आ चुका है, ठीक है। तो इसको CSS लगाना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टिव में जाएंगे, हम डिवीज़न को सेलेक्ट करेंगे, डिवीज़न टैग को यहाँ पे
डिवीजन टैग में जाना है आपको, और आपको कलर इसका देना है, कलर इसको ग्रीन देना है यहाँ पे, और फॉन्ट साइज बढ़ानी है इसकी, फॉन्ट साइज फॉन्ट देंगे 4 EM, ठीक है, कंट्रोल एस कर देंगे। सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली ये ना लोड होगा, और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में नाम आया है, वेलकम शीतलिन कोड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक बटन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बटन टैग लेने के लिए हम यहाँ पे बटन लेंगे, और इसका टाइप हमें डिफाइन करना है, टाइप बटन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लेंगे हाइड, ठीक है, इस तरीके से हाइड नेम यहाँ पर हाइड ब्लॉक, ठीक है। ये बटन लिया है हमने इसके आगे, और जैसे देखा तो यहाँ पे ये बटन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अभी जैसे मैं बटन को क्लिक करूँगा तो ये हाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में जाना है, और हमें एक वेरिएबल बनाना है, इज हाइड नाम से वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पे, इज हाइड बुलियन इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स करेंगे यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। तो इज हाइड ये वेरिएबल लिया है हमने, और इसका डेटा टाइप बुलियन है, इसके अंदर फॉल्स वैल्यू रखिए। अभी ये फॉल्स वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको लगाना है, यहाँ पे ये टैग को, तो स्टार ng इफ, तो ये इफ डायरेक्टिव का जैसा वर्क करता है, मतलब इफ जैसा वर्क करता है उसी तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे इफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इज हाइड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इज हाइड, ठीक है। यहाँ पे तो इज हाइड इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इज हाइड स्टार ng इफ इज हाइड इक्वल टू हमने फॉल्स लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इज हाइड की जगह इज शो लिखेंगे, इज शो इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे भी ये हमारा इज शो यहाँ पे, तो इफ ng इफ यहाँ पे अगर ट्रू आता है तो ये एलिमेंट आपका ऐड होता है HTML टेम्पलेट के अंदर, अगर इफ के अंदर यहाँ पे फॉल्स आता है तो ये एलिमेंट निकल जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो अभी यहाँ पे कुछ एरर्स आए होंगे, यहाँ पे कंसोल पे एक एरर आया है, कैन नॉट बाइंड ng if सिंस इट इज़ नॉट अ नॉन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ng if हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो कंपोनेंट के अंदर हमें जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एरे, और यहाँ पे लेना है हमें कॉमन मॉड्यूल यहाँ पे देना है। जैसे हम कॉमन मॉड्यूल यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली हमें ये डायरेक्टिव मिलेंगी यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने ng शो किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, ये वर्क हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया है, ng शो किया है हमने, ठीक है। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ ये हाइड होना चाहिए, तो ये सिर्फ हमें क्या करना है, ये इफ के अंदर इस शो की वैल्यू ट्रू है तो बस इसको फॉल्स करना है। तो ये इफ और अपना जो इफ पढ़ा है हमने सेम होता है, लेकिन ये टेम्पलेट के अंदर हम इफ यूज करते हैं। तो इफ ट्रू अगर है तो ये डिवीजन दिखेगा, और इफ फॉल्स है तो डिवीजन नहीं दिखेगा। फिलहाल मैंने इस शो को क्या किया है, यहाँ पे ट्रू किया है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे बटन पे अगर क्लिक करूँ तो ये हाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम एक फंक्शन बनाएंगे बटन को कॉल करने के लिए, हाइड नाम से। ये रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, और आपको इसको हाइड करना है तो सिंपली इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू को फॉल्स करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस डॉट इज शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फॉल्स करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही बटन को आपने फॉल्स किया है, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इज शो इक्वल टू फॉल्स आ जाएगा, और ये इफ है यहाँ पे इस शो के अंदर फॉल्स आ गया तो ये हाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ng इफ वर्क करता है। जैसे मैं ब्लॉक हाइड करूँगा तो ये हाइड होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि हमें बटन के क्लिक इवेंट पर ये फंक्शन कॉल करना है, यहाँ पे हाइड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड फंक्शन यहाँ पे हमें बटन के क्लिक के ऊपर कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको क्लिक,
और यहाँ पे लिखना है हाइड। हाइड फंक्शन आपको कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँगा तो ये मेरा हाइड फंक्शन रन होगा ये, और उसके अंदर इस शो को मैंने फॉल्स किया है। जैसे ही फॉल्स करूँगा तो एन जी हीप के अंदर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और ये रिवीजन गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको क्लिक कर दूँगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये गायब हो चुका है, अभी वापस नहीं आएगा ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमें इसको टॉगल करना है यहाँ पे फॉल्स, और फिर से इसको दबाने के बाद ये आना चाहिए इसका आउटपुट यहाँ पे। तो हियर इस तरीके से हम इसको टॉगल कहते हैं, ठीक है। तो बटन को नाम देंगे हम यहाँ पे टॉगल, टॉगल, ठीक है। तो टॉगल जो फंक्शन है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, बटन जो है हमारा शो है, तो दिस डॉट इज शो नॉट शो, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। मतलब पहले फॉल्स है तो ट्रू होगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमने फंक्शन कॉल किया है, ये कॉल करने के बाद ये टॉगल हो जाएगा। शो इज शो ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो दिखने लगेगा, और फॉल्स हुआ तो हाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नहीं हुआ है, या हाइड हुआ है, ये आप डिस्प्ले हो रहा है, ये हाइड हुआ है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एन जी हीप डायरेक्टरी का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो आप, लोड करना है या नहीं करना है, बेस्ड ऑन इफ कंडीशन आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है शीतल? नो सर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एप्लीकेशन लेंगे, यहाँ पे लोडर, लोडर एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक लोडर बनाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे चैट जीपीटी के पास, वो हमें लोडर बना के देंगे यहाँ पे, चैट जीपीटी, ठीक है। तो आपको एआई का भी यूज़ करना है एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त, ताकि चीज़ें फास्ट हो सके। तो यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, ये कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा क्रिएट लोडर इन HTML एंड CSS गुड लुकिंग, ठीक है। ऐसे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक लोडर यहाँ पे बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। HTML और CSS के अंदर ये लोडर बना के दे देगा हमें, ठीक है। ठीक है, तो इसने ये लोडर बना के दिया है हमें यहाँ पे, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो लोडर है यहाँ पे, ये लोडर का कोड लेना है यहाँ से, ये लोडर का, तो HTML का कोड लेंगे हम, ये लोडर। तो हम लोडर के लिए सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे, दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे सेपरेट यहाँ पे, इस तरीके से। ऐप के अंदर फोल्डर बनाएंगे ऐप लोडर नाम से, ठीक है। तो इसको लोडर, ऐप लोडर नाम से फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर तीन फाइल बनाएंगे, ऐप डॉट लोडर डॉट कंपोनेंट डॉट ts फाइल, ठीक है। और इसका नाम है, ये नाम पूरा नाम हम कॉपी करके लेंगे यहाँ पे, एंटर कर दिया हमने यहाँ पे। ये पहली फाइल बनी है, ये यहाँ पे अभी ये दूसरी फाइल डॉट HTML फाइल बनाएंगे हम इसकी, और डॉट लोडर की यहाँ पे डॉट CSS फाइल बनाएंगे इसके, ठीक है। ये तीन फाइल हमने लोडर की बना दी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोडर डॉट कंपोनेंट डॉट, ये जो फाइल है यहाँ पे, पहले हम ये पहले फाइल को निकाल देंगे यहाँ पे, लोडर डॉट कंपोनेंट फाइल। तो हमें कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे,
तो @component आपको लिखना है इस तरीके से, और उसके अंदर आपको डेटा देना है। यहाँ पे सेलेक्टर देना है, यहाँ पे ऐप लोडर, ठीक है। इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है ऐप लोडर नाम से। इसको टेम्पलेट अटैच करना है, टेम्पलेट URL देना है, जो कि उसी फोल्डर के अंदर उसकी HTML फाइल बनाई है हमने, यहाँ पे ये दीजिए। और स्टाइल देना है, यहाँ पे स्टाइल URL इसी फोल्डर के अंदर CSS फाइल देनी है, ठीक है। और इसको स्टैंड अलोन ट्रू करना है, स्टैंड अलोन ट्रू, ठीक है। तो ये होगा आपका कंपोनेंट यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का नाम हम लिखेंगे हम ऐप लोडर, ठीक है। ये क्लास का नाम हमने लिखा है ऐप लोडर। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फाइल है यहाँ पे, इसका HTML फाइल, तो ये HTML फाइल जो है, ये लोडर का HTML फाइल हमने ले लिया है यहाँ पे, ये ऐप लोडर .html फाइल। तो ये HTML फाइल है, इसके अंदर हमें लोडर का कोड यहाँ पे देना है। तो लोडर का कोड यहाँ पे बॉडी नहीं लेना है, बॉडी के अंदर का ये लोडर का कोड लिया है हमने यहाँ से, और यहाँ पे कॉपी किया है यहाँ पे, ठीक है। अब CSS का कोड लेना है, लोडर component.css फाइल के अंदर CSS का कोड देना है हमें यहाँ पे। तो CSS का कोड देंगे हम, इतना CSS का कोड है, बॉडी से लेकर हम यहाँ पे पूरा CSS का कोड क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। यहाँ पे कॉपी कर दिया है, CSS का कोड कॉपी किया है, और हमारा जो CSS है फाइल loader.css के अंदर ये कोड हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना हो चुका है हमारा। अभी हमारा ये लोडर क्या होगा, तैयार हो गया है, ठीक है। अभी हमें ये लोडर को क्या करना है, यूज़ करना है हमारे कौन से कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे if कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो लोडर का नाम क्या है, ऐप लोडर। इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, कॉपी ऐप लोडर। और ये जो हमारा ये दिख रहा है ऐप कंपोनेंट, if डायरेक्टिव हमने लिखा था, इसका HTML के अंदर यहाँ पे हम इसको लोडर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे इसको। तो लोडर उसका नाम है ऐप लोडर, और इस तरीके से उसको लोड करेंगे। अभी एरर देगा, ये बोलेगा ऐप लोडर हमें पता नहीं चल रहा है। तो जिस टेम्पलेट फाइल के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपोनेंट में जाने हैं, और कंपोनेंट में क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है लोडर कंपोनेंट, लोडर ऐप लोडर, ये क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जैसे भी हम इंपोर्ट करेंगे वो एरर चला जाएगा यहाँ पे, और लोडर इसके अंदर हम लोड हो चुका है, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये लोडर इस तरीके से लोडर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो इसने बना के दिया है ChatGPT ने, ठीक है, ये लोडर यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे स्टार्ट करेंगे तो लोडर यहाँ पे स्टार्ट होगा, और स्टॉप करेंगे तो लोडर नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लोडर दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे if और इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया था इज शो यहाँ पे लगाएंगे, इज शो लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे बटन क्लिक हाइड होगा तो ये इस शो में ट्रू गया तो ngif इसको डिस्प्ले करेगा, और ये इसके अंदर अगर फॉल्स गया तो ngif इसको हाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉगल गायब आ गया, टॉगल गायब। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आप इसको निकाल भी सकते हो और रन भी कर सकते हो, मतलब ऐड भी कर सकते हो आपके पेज में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए ngif डायरेक्टिव, ठीक है, अंडरस्टूड। ngif डायरेक्टिव का किस तरह से इस्तेमाल करना है हमें, ओके। अभी हम देखेंगे, शीतल एनी प्रॉब्लम, नहीं सर। ओके, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ngif फॉर डायरेक्टिव। अब ngif फॉर डायरेक्टिव यहाँ पे इट इज़ अ लूप इन अ टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप, हम यहाँ पे लूप क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को HTML के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो लूप लगा के हम किसी भी HTML टैग को मल्टीपल टाइम लोड कर सकते हैं इसका लूप का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम इसको लूप का कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे लूपिंग का। तो यहाँ पे मैं आपको ऐप लोडर ऐप के अंदर फोल्डर बनाऊंगा लूपिंग नाम से, ठीक है। लूप ng फॉर, ठीक है। ये हमने फोल्डर बनाया। यहाँ पे 3 फाइल बनाएंगे हमने यहाँ पे लूप डॉट कंपोनेंट डॉट ts फाइल, ठीक है। ये एक फाइल हमने बना ली यहाँ पे, कंट्रोल S। और उसके बाद ये दूसरी फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे .html ओके। और यहाँ पे तीसरी फाइल बना ली हमने .css। 3 फाइल बना लिया हमने यहाँ पे लूप की। हमें लूप रिलेटेड ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले अभी हम ये पूरा हटा देंगे, ये वाला ये जो लूप कंपोनेंट ts फाइल है हमारी यहाँ पे, ये कौन से ऐप लोडर को भी हटा देंगे, ये डायरेक्ट भी हटा देंगे, लूप कंपोनेंट ts, लूप html एंड लूप css, बाकी के फाइल को हम यहाँ से हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे कंपोनेंट। यहाँ पे ये कौन सी css फाइल है, हमें ts फाइल में बनाना है यहाँ पे @component यहाँ पे इस तरीके से, ओके। और सेलेक्टर यहाँ पे ऐप लूप, ठीक है। हमने इसको एक नाम दे दिया है यहाँ पे और उसको टेम्पलेट अटैच करेंगे, टेम्पलेट URL। तो ये एक ng कमांड के जरिए ऑटोमेटिक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ से मैन्युअली कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। टेम्पलेट यहाँ पे /html फाइल हमने बाइंड कर दी इसको, और यहाँ पे स्टाइल URL है, यहाँ पे स्टाइल URL, और इसके अंदर हमने यहाँ पे CSS फाइल बाइंड कर दी। अब कंपोनेंट लिखना है हमें एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का नाम है ऐप लूप, ठीक है। ये हमने क्लास बनाया है और इसको स्टैंड अलोन ट्रू करना है आपको, स्टैंड अलोन ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे हमें एश्योरिटी के लिए कि ये कंपोनेंट लोड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम इसको मैसेज देंगे, ठीक है। तो वेलकम इन लूप डायरेक्टिव, लूप डायरेक्टिव, ठीक है। अभी आपको ये कंपोनेंट लोड करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में main.ts फाइल में जाना पड़ेगा। और ये कंपोनेंट लोड हुआ था उसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप कंपोनेंट को लोड कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ऐप लूप यहाँ पे ऐप लूप को क्या करेंगे, लोड करेंगे। और ये जो भी हमारा ts फाइल है लूप कंपोनेंट्स का नाम है ऐप लूप, इस नाम को लोड करेंगे इंडेक्स फाइल में। इंडेक्स यहाँ पे पहले इसको हटा देंगे और यहाँ पे लोड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा कंपोनेंट स्टार्ट होगा यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमारा कंपोनेंट स्टार्ट हो गया, वेलकम इन लूप डायरेक्टिव। तो यहाँ से हमारा कंपोनेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी हमें लूप यूज़ करना है यहाँ पे, तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक एरे लगाएंगे, नेम का एरे, और नेम्स ये एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग। और यहाँ पे एरे के अंदर देंगे शीतल, राजीव, संजना, राकेश, पिंकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे बनाया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये एरे बनाया है और हमने एरे को नेम के अंदर स्टोर करके रखा है। अभी हमें क्या करना है, इस एरे को लूप लगा के प्रिंट करना है टेम्पलेट के अंदर। तो वहाँ पे यूज़ होती है ये ng फॉर डायरेक्टिव, ठीक है। तो हम लूप लगाना है,
तो इसका टेम्पलेट ये है यहाँ पे। तो लूप लगाने के लिए हम यहाँ पे यूएल ऑर्डर लिस्ट लगा सकते हैं हम यहाँ पे OL li टैग, ओके li टैग, और यहाँ पे इसको यहाँ पे लूप लगाएंगे स्टार ng फॉर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या थे, नेम्स था, सॉरी, लेट नेम ऑफ नेम्स। तो ये लूप लगाया आपको ng फॉर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ng फॉर लगाया हमने। अब यहाँ पे ng फॉर ये इसको यूज़ करना है तो हमारा जो कंपोनेंट है इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा कॉमन मॉड्यूल, इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल। तो कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे तो आपको ये ng फॉर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ng फॉर लूप लगाया हमने लेट नेम ऑफ नेम्स। सो नेम्स ये हमारा एरे है, इसके अंदर जितने भी नेम हैं एक एक नेम यहाँ पे आएंगे और इसको हम इसी के अंदर प्रिंट करेंगे, नेम, एक एक नेम को इसके अंदर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेम्पलेट के अंदर हमने लूप लगाया है li ng फॉर लेट नेम ऑफ नेम्स, और एक एक नेम प्रिंट कर दिए तो एक एक li प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल S कर दिया और इसको ऑटो रन कर दिया तो यहाँ पे देखो हमारे नाम आ गए। यहाँ पे नाम जो है दिख रहे यहाँ पे, शीतल, राजू, संजना, राकेश, पिंकी, ऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में ये नाम सारे दिख रहे हैं, सारे ऑर्डर में दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है हमारा, यहाँ पे सीक्वेंशियल 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हो, ठीक है। तो हमें इसके बाजू में और भी कुछ चीज़ें लगानी है, जैसे नेम के बाजू में मुझे बटन दिखाना है, यहाँ पे बटन दिखाना है, तो उसी के अंदर हम बटन भी ले लेंगे स्लैश बटन, ठीक है। और बटन के अंदर हम मैसेज इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, अब शीतल में क्लिक करेंगे तो मैसेज चला जाएगा शीतल को। इस तरीके से चीज़ें हम कर सकते हैं लूप लगा के, ठीक है। तो लूप लगा के हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, मतलब HTML को लूप के अंदर बिठा के HTML को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लूप लगा के HTML एलिमेंट को लोड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम अभी एप्लीकेशन करेंगे छोटा सा एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय, ठीक है। सो डिस्प्ले एम्प्लॉय, ठीक है, इन अ टेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिस्प्ले करने के लिए हम कोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सिंपल सा लूप, तो इसको कमेंट आउट करके कर देंगे हम यहाँ पे। अभी हम एक क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस ले लेंगे इस तरीके से, इंटरफेस को नाम देंगे एम्प्लॉय, ठीक है। अब इंटरफेस लिया है एम्प्लॉय नाम, तो एम्प्लॉय का डेटा ले लेंगे, कौन सा, इसका फर्स्ट नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, लास्ट नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके। एज जो कि नंबर टाइप का होगा, एज। और एम्प्लॉय की सैलरी उसकी नंबर टाइप की होगी, ठीक है। एंड उसका सिटी कहाँ रहता है, वो सिटी ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया है जिसके अंदर ये सारा डेटा हम लेने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इंटरफेस का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मल्टीपल एम्प्लॉय लेना है, तो मल्टीपल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के ये डेटा फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये पहले इसको हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉय क्रिएट करना है यहाँ पे, emp1,
ओके। एम्प्लॉय वन इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ये एम्प्लॉय का, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ब्रैकेट एज एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं इसको डॉट डेटा इसके अंदर रखूँगा, emp डॉट, ये तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डेटा टाइप एम्प्लॉय लगाऊंगा, इस तरीके से एम्प्लॉय डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एम्प्लॉय वन, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉय 2-3 एम्प्लॉय बनाएंगे हम, emp2, एम्प्लॉय डेटा टाइप है इसका, और यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट बनाया हमने दूसरा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉय बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉय, हमने यहाँ पे 6 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, हर एक एम्प्लॉय का डेटा फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, शुरू में कंपोनेंट इनिशियलाइज होते वक्त इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट आपको ये इंटरफेस करना है, क्योंकि कंपोनेंट जब इनिशियलाइज होता है तो उसी टाइम हम डेटा प्रिपेयर करेंगे। और इसकी एक मेथड है यहाँ पे ng ऑन इनिट, इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इसका डेटा प्रिपेयर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ऊपर इसको डिक्लेयर करेंगे। तो हमने एम्प्लॉय 1 बनाया है, एम्प्लॉय 2 बनाया है, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5 और एम्प्लॉय 6। अब यहाँ पे ng ऑन इनिट मेथड है, जैसे हमारा कंपोनेंट का क्रिएट होता है उसी टाइम ये मेथड रन होती है, तो यहाँ पे हम डेटा इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय 1 है, तो दिस डॉट एम्प्लॉय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो पहला यहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो इस तरीके से फर्स्ट नेम दे देंगे हम शीतल, ओके। नंबर सेकंड लास्ट नेम शीतल चौहान, उसके बाद दे देंगे एज 20, उसके बाद है सिटी नासिक, ठीक है। एंड सिटी दे दिया हमने इसका, और सैलरी 5000 रुपीज़, सैलरी 5000 रुपीज़, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉय हमने अभी बना लिया है, एक एम्प्लॉय का डेटा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे और हम ऐसे सारे एम्प्लॉय का डेटा फिलअप करेंगे इस तरीके से। ये emp2 है यहाँ पे, एम्प्लॉय 2, ये emp1 है, ये emp2 है, एम्प्लॉय 2, ठीक है। तो फर्स्ट नेम इक्वल टू राजू, लास्ट नेम इज इक्वल टू शर्मा, एज इज इक्वल टू है 45, सिटी है इसका पुणे, और हेयर इसकी सैलरी है 3000, सेमीकोलन, ठीक है। ये हो गया सेकंड एम्प्लॉय। अब हम लिखेंगे थर्ड एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे, एम्प्लॉय 3 यहाँ पे लिखेंगे, और शीतल की जगह यहाँ पे लिखेंगे पिंकी, आउटपुट है पिंकी झा, एज है 16, सिटी है परली, और उसका सैलरी है यहाँ पे 5500, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 हो गए यहाँ पे एम्प्लॉय, और हमें 3 एम्प्लॉय क्रिएट करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट नेम यहाँ पे गंगा, लास्ट नेम शिराड़े, एज यहाँ पे 24, सिटी पुणे, और सैलरी 7000,
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम नेम शुभांगी, लास्ट नेम मोरे, एज 21, सिटी पुणे, और उसका जो सैलरी है 8000। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गए यहाँ पे एम्प्लॉय। और यह नंबर 6 एम्प्लॉय है यहाँ पे साहिल, सरनेम कुमार, एज 25, सिटी राजकोट, और सैलरी यहाँ पे है 8000। ठीक है, तो ये आपका डेटा है। यहाँ पे आपने डेटा प्रिपेयर कर लिया है, डेटा के लिए इंटरफेस लिया है, इंटरफेस के अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और सारे ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पर है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इनको सब एरे में रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे EMP6 वाला, यहाँ पे EMP4, EMP5, EMP6। ठीक है, तो अभी सबको आपको एरे के अंदर रखना है। तो एम्प्लॉइज, ये है एरे ऑफ एम्प्लॉई एरे। ठीक है, इसके अंदर हम एरे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये एम्प्लॉय एरे है। तो राइट नाउ इस एरे के अंदर हम ये सारे एम्प्लॉय रख देंगे। दिस डॉट एम्प्लॉइज, इसको फिर से इनिशियलाइज करेंगे डेटा। पहले दिस डॉट एम्प्लॉय1, कॉमा दिस डॉट एम्प्लॉय2, कॉमा दिस डॉट EMP4, कॉमा दिस डॉट EMP5, कॉमा दिस डॉट EMP6। ये हमने एरे के अंदर ऐड कर दिए 6 एम्प्लॉय यहाँ पे। ठीक है, ये एम्प्लॉय हमने ऐड कर दिए यहाँ पे। अभी यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ इसको इनको प्रिंट करना है। तो HTML के अंदर हम प्रिंट करने के लिए टेबल का इस्तेमाल करेंगे। हमें ये डेटा प्रिंट करना है। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम टेबल यूज करेंगे, टेबल। तो यहाँ पे हम ChatGPT को बोलेंगे टेबल बनाने के लिए, बेहतरीन सा टेबल बनाएगा वो। ओके, सो हियर प्रॉपर्टी नेम्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पर एरर आया है यहाँ पे, HTML5 28 लूप कंपोनेंट HTML5 लाइन के ऊपर एरर है कहा जाता है। यहाँ पे एरर, ये नेम। ठीक है, तो इसको भी हटा देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे, अब वो चला गया एरर। ओके, तो ChatGPT से कहेंगे हम बेस्ट टेबल बना के दे, ChatGPT बना के देगा हमें यहाँ पे। ठीक है, सो क्रिएट गुड लुकिंग टेबल फॉर डिस्प्ले, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद एज, सिटी, उसके बाद एज, सिटी, और क्या क्या था, सैलरी। हाँ, सैलरी इन HTML एंड CSS। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ये कर दिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कोड आ रहा है,
ओके, तो यहाँ पे ये टेबल है, ये टेबल है, इसको कॉपी करने का यहाँ पे ठीक है। ये यहाँ पे इसका HTML का कोड लिखा है हमने, यहाँ पे HTML का कोड लिखा है और ये CSS का कोड है। तो ये CSS का कोड यहाँ से लिखेंगे हम बॉडी और यहाँ तक CSS का कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये लिखेंगे CSS के अंदर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे ओके, जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हमने CSS का कोड भी कॉपी कर दिया यहाँ पे। अभी देखते हैं आउटपुट में किस तरीके से दिखता है हमारा आउटपुट यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके का टेबल है, यहाँ पे ChatGPT ने बना के दिया है। अब यहाँ पे ChatGPT ने डेटा दिया था, अभी हम हमारा डेटा यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो हमारा डेटा इसके अंदर हमारा डेटा प्रिंट करना है यहाँ पे। तो हियर अभी तो हमारा डेटा किसके अंदर है, यहाँ पे एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। तो एम्प्लॉय ये एरे है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के अंदर पूरा डेटा रखा है यहाँ पे। तो ये डेटा अभी क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ng फॉर डायरेक्टिव लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, टेबल का हेड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सिटी, और ये टेबल की TR बॉडी है। तो हमें सब डेटा निकालना है, खाली एक ही TR रखना है यहाँ पे, और उसी को लूप लगा के बार बार डेटा प्रिंट करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको छोड़ देंगे, इस तरीके से एक ही TR है, और यहाँ पे लगाना है ng फॉर, और यहाँ पे लेट ये जो लूप लगाया हमने यहाँ पे, ये लूप एक एक एम्प्लॉय निकालेगा यहाँ से एम्प्लॉय के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया डेटा हमने, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो चलो अभी देखते हैं हमारा डेटा आ चुका है नहीं आ चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा आ चुका है। जैसे पहला शीतल चौहान है, राजू शर्मा, गंगा शिंदे, शुभांगी मौर्य एंड साहिल कुमार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, फॉर लूप का इस्तेमाल करके डेटा को प्रिंट किया है यहाँ पे। ओके, और इस तरीके से टेबल के अंदर डेटा हमने डिस्प्ले किया है इजी वे के अंदर, ठीक है। तो यही तो एंगुलर की खासियत है कि आप टेम्पलेट के अंदर भी मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ng फॉर लूप वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। शीतल, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, so do you want to continue or stop right now? ओके सर, फिर रहने देते आज के लिए। ठीक है, वीडियो देखो और प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। हाँ सर, मुझे ज़्यादा हो जाएगा प्रैक्टिकल, मेरा बहुत बाकी है अभी। हाँ, ठीक है, चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।